नमस्कार। सोचिए, पोलैंड में कड़ाके की ठंड है, तापमान 0 से भी नीचे, और अचानक 5 लाख लोगों के घरों की बिजली और गर्मी चली जाती है। ये कोई तकनीकी खराबी नहीं, बल्कि एक नया युद्ध है जो कीबोर्ड से लड़ा जा रहा है। पिछले 2 हफ्तों में हमने ऐसी कई घटनाएं देखी हैं। आज हम इसी डिजिटल बैटलफील्ड की गहराइयों में उतरेंगे, जहां पावर ग्रिड से लेकर ओलंपिक तक सब कुछ निशाने पर है। ये प्रस्तुति प्रोवेव एआई द्वारा प्रायोजित है और स्टाइलो न्यूज, जो एक एआई संचालित न्यूज एप्लीकेशन है, उसके द्वारा तैयार की गई है। मतलब आज हमारी सारी बातचीत स्टाइलो न्यूज से मिले स्रोतों पर ही आधारित है। और ये कोई मामूली ऐप नहीं है। ये असल में स्टाइलो इंटेल ऑप सॉफ्टवेयर का कंज्यूमर वर्जन है, जिसे सरकार, सेना और बड़े बिजनेसेस के लिए डिजाइन किया गया है। इसका मतलब ये है कि सुनने वालों को एक ऐसा टूल इस्तेमाल करने का मौका मिल रहा है जो दुनिया के बड़े डिसीजन मेकर्स को सपोर्ट करने के लिए बना है। ये सवाल पूछना कि क्या ये किसी एक ही बड़ी रणनीति का हिस्सा तो नहीं है। ये हमें एक बड़ी तस्वीर देखने में मदद करता है। तो चलिए ऐसी बड़ी तस्वीर से शुरू करते हैं। यूरोप में पिछले कुछ हफ्तों में जो हो रहा है, उसे सिर्फ कुछ हैकिंग की घटनाएं कहना शायद गलत होगा। ये तो एक तरह की डिजिटल चढ़ाई लगती है, खासकर जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर। आपने चढ़ाई शब्द का इस्तेमाल किया और वो बिल्कुल सही है। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प और थोड़ी डरावनी भी है, वो ये कि ये सिर्फ हमलों की गिनती में बढ़ोतरी नहीं है। हम उनकी प्रकृति में एक बहुत बड़ा रणनीतिक बदलाव देख रहे हैं। अच्छा, किस तरह का बदलाव? पहले इस तरह के हमलों का मकसद होता था जासूसी करना, जानकारी चुराना। लेकिन अब मकसद सीधे सीधे तबाही मचाना है, व्यवस्था को ठप करना है। हम जासूसी से विनाश की तरफ एक साफ बदलाव देख रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण शायद पोलैंड वाला ही है। दिसंबर 2025 के आखिर में वहां के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक बहुत बड़ा हमला हुआ। 30 रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट और एक बड़ा हीटिंग और पावर प्लांट निशाना बने। सोचिए, कड़ाके की ठंड में लगभग 5 लाख लोग बिना बिजली और गर्मी के रह सकते थे। और पोलिश अधिकारियों यानी सर्ट पोल्स्का ने उन्होंने बिना किसी लाग लपेट के इसका आरोप रूसी एफएसबी से जुड़े 2 हैकर ग्रुप्स बर्सर्क बेयर और ड्रैगन फ्लाई पर लगाया है। लेकिन जैसा मैंने कहा, ये कोई अकेली घटना नहीं है। इसके ठीक एक महीने बाद 29 जनवरी 2026 को यूक्रेन में एक साथ कई साइबर हमलों की वजह से बड़े पैमाने पर बिजली गुल हो गई। अकेले राजधानी कीव में 7,10,000 घर और दफ्तर अंधेरे में डूब गए। ये दिखाता है कि कैसे ये डिजिटल युद्ध अब सीधे आम नागरिकों की जिंदगी पर असर डाल रहा है। मतलब ये अब कोई छिपी हुई लड़ाई नहीं रही, ये तो सीधे सीधे लोगों को परेशान करने का एक जरिया बन गया है। लेकिन एक मिनट, क्या ये सारे हमले सिर्फ रूस जैसे बड़े देशों से ही हो रहे हैं? हमारे सूत्रों में फ्रांस का जिक्र भी है, और वहां की कहानी तो कुछ और ही है। और ये इस पूरे खतरे को एक नया आयाम देता है। फ्रांस में जो हो रहा है वो किसी दूसरे देश की सरकार नहीं कर रही। वहां 17 से 22 साल के नौजवान हैकर्स सरकारी वेबसाइटों पर हमला कर रहे हैं। 17 से 22 साल, मतलब बच्चे हैं ये तो। हाँ, सुनने में शायद किसी फिल्म जैसा लगे, लेकिन इसके नतीजे बहुत गंभीर हैं। बड़े पैमाने पर लोगों का पर्सनल डेटा लीक हुआ है और बात यहां तक पहुंच गई है कि इन डिजिटल चोरियों की मदद से असली दुनिया में बंदूकें तक चुराई गई हैं। ये तो वाकई चौंकाने वाली बात है। मतलब हम सिर्फ सरकारी जासूसों और बड़ी हैकर आर्मी की बात नहीं कर रहे हैं, ये तो स्कूल कॉलेज के लड़के हैं जो इतना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। ये तो खतरे को एक बिल्कुल नए लेवल पे ले जाता है। बिल्कुल, यही आज के साइबर युद्ध की हकीकत है। खतरा कई चेहरों वाला बन गया है। एक तरफ राज्य समर्थित ग्रुप्स हैं जो भू राजनीतिक मकसदों के लिए हमला करते हैं। दूसरी तरफ संगठित आपराधिक गिरोह हैं जो पैसों के लिए ऐसा करते हैं। और अब ये तीसरी कैटेगरी भी है, युवा अकेले हैकर जो शायद रोमांच या अपनी काबिलियत साबित करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। इससे बचाव करना और भी मुश्किल हो जाता है। तो सवाल ये उठता है कि अगर हमलावर इतने अलग-अलग हैं और हमले इतने खतरनाक हो रहे हैं, तो देश इसका जवाब कैसे दे रहे हैं? इन डिजिटल दीवारों को कैसे मजबूत किया जा रहा है? जवाब भी उतने ही अलग-अलग हैं जितने कि हमले। हर देश अपनी स्थिति और अपनी कानूनी सीमाओं के हिसाब से अलग-अलग रणनीति अपना रहा है। हम सिर्फ अपने सिस्टम को बेहतर बनाने जैसे रक्षात्मक कदमों से लेकर पलटकर हमला करने जैसी आक्रामक रणनीतियों पर भी विचार होते देख रहे हैं। आक्रामक रणनीति, जैसे जर्मनी का उदाहरण लें। हमारे स्रोत बताते हैं कि वो रिटर्न स्ट्राइक्स या हैकबैक पर विचार कर रहे हैं।
मतलब अगर कोई उन पर हमला करे तो वो सिर्फ उसे रोकेंगे नहीं, बल्कि पलटकर हमलावर के सिस्टम पर ही हमला कर देंगे। हाँ, लेकिन ये सुनने में जितना आसान लगता है, करने में उतना ही मुश्किल और खतरनाक है। इसीलिए जर्मनी में इस पर जोरदार बहस चल रही है और वो बड़ी कानूनी अड़चनों का सामना कर रहे हैं। हैकबैक का मतलब है कि आप लड़ाई को दुश्मन के घर तक ले जा रहे हैं। इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। एक गलत कदम से ये एक छोटा साइबर हमला एक पूरे डिजिटल युद्ध में बदल सकता है। लेकिन एक मिनट, हैकबैक तो बहुत खतरनाक लग रहा है। मतलब अगर जर्मनी पलटकर हमला करता है तो ये एक फुल स्केल साइबर वॉर में नहीं बदल जाएगा? इसे कौन कंट्रोल करेगा? और आप कैसे 100% यकीन कर सकते हैं कि आप सही व्यक्ति या देश पर हमला कर रहे हैं? हैकर्स तो अपनी पहचान छिपाने में माहिर होते हैं। यही वो सवाल हैं जिनकी वजह से जर्मनी अभी तक सिर्फ इस पर विचार ही कर रहा है। इसीलिए फिलहाल वो सहयोग के रास्ते पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। उन्होंने इजराइल के साथ मिलकर ब्लू होराइजन नाम की एक बड़ी जॉइंट डिफेंस एक्सरसाइज की है। और इजराइल, जिसके पास दुनिया की कुछ सबसे एडवांस्ड साइबर तकनीकें हैं, वो अपनी साइबर डोम जैसी एआई बेस्ड प्रणाली की विशेषज्ञता जर्मनी के साथ साझा कर रहा है। इजराइल लगातार चेतावनी दे रहा है कि अगला बड़ा युद्ध एआई पावर्ड साइबर हमलों का होगा और हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए। अमेरिका की रणनीति भी काफी दिलचस्प लग रही है। वो एक साथ 2 मोर्चों पर काम कर रहे हैं। एक तरफ है सीसा, यानी साइबर सिक्योरिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी एजेंसी। हाँ, सिसा को आप अमेरिका की सरकारी डिजिटल फायर ब्रिगेड समझ सकते हैं। उसका काम है सरकारी एजेंसियों के नेटवर्क में लगी आग को बुझाना और भविष्य के लिए उन्हें सुरक्षित बनाना। अभी उन्होंने सभी संघीय एजेंसियों को आदेश दिया है कि वो अपने पुराने असुरक्षित नेटवर्क सिस्टम को तुरंत रिटायर करें। ये एक तरह से घर की नींव को मजबूत करने जैसा है। और दूसरी तरफ, जो कि ज्यादा विवादास्पद है, अमेरिकी कांग्रेस में एक प्रस्ताव है जो प्राइवेट साइबर सिक्योरिटी कंपनियों को विदेशी साइबर अपराधियों पर हमला करने का अधिकार दे सकता है। ये तो साइबर सुरक्षा का एक तरह से निजीकरण करने जैसा हुआ। बिल्कुल। और ये एक बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। सोचिए, सरकार अपनी कुछ डिजिटल युद्ध की ताकत प्राइवेट कंपनियों को आउटसोर्स कर रही है। इसके समर्थक कहते हैं कि इससे हम ज्यादा तेजी से और ज्यादा असरदार तरीके से अपराधियों को रोक पाएंगे। लेकिन आलोचक कहते हैं कि एक डिजिटल वाइल्ड वेस्ट बना देगा, जहां प्राइवेट पराड़े के सैनिक बिना किसी जवाबदेही के घूम रहे होंगे। अगर किसी प्राइवेट कंपनी की गलती से 2 देशों के बीच तनाव बढ़ गया तो जिम्मेदार कौन होगा? तो असल में हम यहाँ 2 अलग-अलग फिलॉसफीज को टकराते हुए देख रहे हैं। एक तरफ यूरोप के देश हैं, जैसे स्लोवाकिया, चेक रिपब्लिक, स्वीडन, जो यूरोपीय संघ के NIS 2 निर्देश के तहत मिलकर काम कर रहे हैं। और ये NIS 2 कोई छोटा मोटा रेगुलेशन नहीं है। ये EU की एक बहुत बड़ी कोशिश है कि पूरे यूरोप में हर जरूरी सेक्टर में, चाहे वो एनर्जी हो, हेल्थ हो या ट्रांसपोर्ट, साइबर सिक्योरिटी का एक मिनिमम लेवल हो। समझिए कि ये पूरे महाद्वीप के लिए एक डिजिटल हेलमेट अनिवार्य करने जैसा है, एक साथ एक नियम के तहत। और दूसरी तरफ अमेरिका का वाइल्ड वेस्ट जैसा मॉडल है, जहां प्राइवेट कंपनियों को हमला करने की छूट देने की बात हो रही है। अगले 10 साल साइबर वॉरफेयर किस दिशा में जाएगा, ये शायद इन्हीं 2 रास्तों की टक्कर तय करेगी। और इस सब में सबसे अजीब बात रूस की है। जहां एक तरफ रूस पर दूसरों पर हमला करने के आरोप लगते हैं, वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस के खुद के 90% से ज्यादा कॉर्पोरेट नेटवर्क्स साइबर हमलों के लिए बेहद असुरक्षित हैं। ये बात कितनी अजीब है ना? जो देश दूसरों पर इतने बड़े पैमाने पर हमले करने के लिए जाना जाता है, उसके खुद के घर के दरवाजे इतने खुले हुए हैं। ये तो वही बात हुई कि चिराग तले अंधेरा। बिल्कुल। और इसी वजह से अब वहां का सेंट्रल बैंक एक नया नियम लाने पर विचार कर रहा है, जिसके तहत अगर किसी बैंक में कोई बड़ी साइबर सुरक्षा की चूक होती है तो उसके लिए सीधे बैंक के टॉप मैनेजरों को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराया जाएगा। यह दिखाता है कि खतरा अब हर किसी के लिए हकीकत बन चुका है। तो एक तरफ देश अपनी डिजिटल दीवारों को ऊंचा कर रहे हैं और जवाबी हमले की रणनीतियां बना रहे हैं, लेकिन हमलावर सिर्फ इन दीवारों पर ही दस्तक नहीं दे रहे हैं। वो उन जगहों पर निशाना साध रहे हैं जहां पूरी दुनिया की नजर होती है, जैसे कि आने वाले 2026 विंटर ओलंपिक्स। बिल्कुल। बड़े अंतर्राष्ट्रीय आयोजन हमेशा से भू राजनीतिक तनावों के लिए एक मंच रहे हैं। ये वो जगह है जहां एक छोटा सा हमला भी पूरी दुनिया का ध्यान खींच सकता है। और 2026 के विंटर ओलंपिक्स, जो इटली के मिलान और कॉर्टिना में होने वाले हैं, वो भी अब इसी डिजिटल युद्ध का एक मैदान बन गए हैं। हमारे स्रोत बताते हैं कि इटली ने रूस से जुड़े एक हैकर ग्रुप नो नेम 57 के कई हमलों को सफलतापूर्वक नाकाम किया है।
इन हमलों का निशाना सिर्फ विदेश मंत्रालय की वेबसाइटें ही नहीं थीं, बल्कि सीधे तौर पर ओलंपिक से जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर था। हाँ, और इटली इसे बहुत गंभीरता से ले रहा है। उनकी प्रतिक्रिया सिर्फ डिजिटल दायरे तक ही सीमित नहीं है। उन्होंने ओलंपिक स्थलों की सुरक्षा के लिए 6000 सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया है, जिसमें स्नाइपर्स और बम निरोधक दस्ते भी शामिल हैं। ये दिखाता है कि वो एक हाइब्रिड खतरे के लिए तैयारी कर रहे हैं, जहां एक डिजिटल हमला किसी असली दुनिया की घटना को अंजाम दे सकता है। और उन्होंने कूटनीतिक रूप से भी कोई नरमी नहीं बरती है। इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो ताजानी ने सार्वजनिक तौर पर इन हमलों के लिए रूस को जिम्मेदार ठहराया है। ये एक सीधा आरोप है। लेकिन इसी तनाव के बीच एक शांति की कोशिश भी हो रही है, जो स्थिति को और भी जटिल बना देती है। इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मेटारेला ने ओलंपिक संघर्ष विराम का आह्वान किया है। ये एक पुरानी परंपरा है कि ओलंपिक खेलों के दौरान दुनिया भर में लड़ाइयां रोक दी जाएं। तो एक तरफ हमलों के आरोप हैं और दूसरी तरफ शांति की अपील। ये खेल और भू राजनीति के उस अजीबोगरीब मिश्रण को दिखाता है, जहां एक ही मंच पर दोनों साथ साथ चल रहे हैं। भविष्य का परिदृश्य कैसा दिख रहा है? अगर हम इन सभी घटनाओं को एक साथ देखें तो कुछ बड़े ट्रेंड्स साफ नजर आते हैं। ये वो चीजें हैं जो आने वाले समय में डिजिटल दुनिया की शक्ल तय करेंगी। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण है एआई संचालित साइबर युद्ध। जैसा कि इजराइल ने चेतावनी दी थी, ये अब कोई साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये एक उभरती हुई हकीकत है। सोचिए, एआई का इस्तेमाल करके ऐसे हमले किए जा सकते हैं जो खुद ब खुद सीखते हैं, अपनी रणनीति बदलते हैं और इंसानी बचाव प्रणालियों से कहीं ज्यादा तेजी से काम करते हैं। ये एक तरह की डिजिटल हथियारों की दौड़ है, जहां एक तरफ हमलावर एआई का इस्तेमाल करेंगे, वहीं दूसरी तरफ बचाव के लिए भी एआई का ही इस्तेमाल करना होगा। लड़ाई अब इंसानों के बीच नहीं, बल्कि एल्गोरिथम के बीच होगी। और जैसे जैसे हम नई तकनीकें अपना रहे हैं, हम अनजाने में नए दरवाजे भी खोल रहे हैं। दक्षिण कोरिया का उदाहरण बहुत अच्छा है, जहां व्हाइट हैट हैकर्स ने दिखाया कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों के चार्जिंग स्टेशनों को कितनी आसानी से हैक किया जा सकता है। हाँ, और ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है। हम स्मार्ट शहरों, स्मार्ट घरों और कनेक्टेड कारों की बात करते हैं, लेकिन हर कनेक्टेड डिवाइस एक संभावित खतरा भी है। आज वो ईवी चार्जर है, कल वो हमारे घर का स्मार्ट फ्रिज या शहर का ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम हो सकता है। हर नई सुविधा के साथ एक नई कमजोरी भी आती है, जिसके बारे में हमने शायद सोचा भी ना हो। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम हमेशा एक कदम पीछे ही रहेंगे? क्या कोई सकारात्मक पहलू भी है? सकारात्मक पहलू है, और वो है बढ़ता हुआ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। जब खतरा वैश्विक होता है तो प्रतिक्रिया भी वैश्विक होनी चाहिए। हमने जर्मनी इजराइल अभ्यास का जिक्र किया। एक और महत्वपूर्ण पहल है टैलेंट मैकेनिज्म। इसके जरिए इटली जैसे देश यूक्रेन की साइबर सुरक्षा को मजबूत करने में मदद कर रहे हैं। धीरे धीरे देशों को यह एहसास हो रहा है कि कोई भी अकेला इन खतरों का सामना नहीं कर सकता। जानकारी साझा करना और मिलकर काम करना ही एकमात्र रास्ता है। तो आखिर में हमारे सुनने वालों को आने वाले महीनों में किन घटनाओं पर नजर रखनी चाहिए? वो कौन सी बड़ी बातें हैं जो इस डिजिटल युद्ध की दिशा तय करेंगी? खासकर एनर्जी सेक्टर पर लगातार हो रहे हमले। ये हमले रुकने वाले नहीं हैं, और ये देखना होगा कि देश इन्हें कितनी असरदार तरीके से रोक पाते हैं। दूसरा, जर्मनी में हैकबैक पर चल रही बहस और अमेरिका में साइबर सुरक्षा के निजीकरण के प्रस्ताव का नतीजा। ये फैसले भविष्य के साइबर युद्ध नीतियों के लिए एक मिसाल कायम करेंगे। और तीसरा, और शायद सबसे महत्वपूर्ण, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कितना प्रभावी होता है। क्या देश अपने आपसी मतभेदों को भुलाकर इस साझा खतरे के खिलाफ एक मजबूत मोर्चा बना पाएंगे? इन सवालों के जवाब ही हमारा डिजिटल भविष्य तय करेंगे। आज की हमारी ये गहरी पड़ताल स्टाइलो न्यूज़ द्वारा प्रदान की गई जानकारी पर आधारित थी। स्टाइलो न्यूज़ एक मोबाइल और कंप्यूटर ऐप है, जिसे आप सैकड़ों पारंपरिक समाचार स्रोतों और एक्स, पूर्व में ट्विटर, से व्यक्तिगत इंटेलिजेंस स्टाइल की जानकारी पाने के लिए कस्टमाइज कर सकते हैं। एआई संचालित समाचार ऑन डिमांड प्राप्त करने के लिए www.stylonews.com पर स्टाइलो न्यूज़ की सदस्यता लें। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि ये बातचीत जानकारीपूर्ण रही होगी। अगर कोई ऐसा विषय है जिस पर आप चाहते हैं कि हम भविष्य में बात करें, तो कृपया हमें जरूर बताएं। और ताज़ा जानकारी के लिए अपने पसंदीदा सोशल मीडिया पर स्टाइलो न्यूज़ को फॉलो करना न भूलें। सुनने के लिए धन्यवाद।